गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरी वॉइस आप सभी को सही से आ रही है, एक बार बताएंगे? मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? रेज हैंड करने का एक ऑप्शन आपके स्क्रीन पे अवेलेबल होता है। आप उसे टिक करके आप रेज हैंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल है। ठीक है, यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारा सेकंड डेमो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कल की क्लास में जो फर्स्ट डेमो क्लास थी उसमें हमने डील किया था रिगार्डिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट और सेक्शन 1 to 4। ठीक है, सेक्शन 1 to 4 जो कि प्रिलिमिनरी जो है पार्ट है उससे डील करता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो एक बार बताइए सभी रेज हैंड करके फटाफट से कि स्क्रीन आपको सही से शो हो रही है? स्क्रीन सभी को शो हो रही है? जिस किसी को भी इशू आ रहा है वो मैसेज करके बता सकते हैं। क्लियर है? ओके, डन। सो देखिए, ये सब हम कर चुके हैं ना कल की क्लास में। हमने कल क्या किया था एक बार थोड़ा सा ना रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। हमने पढ़ा था कि हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज अ प्रिलिमिनरी पार्ट, सेकेंड पार्ट इज। ठीक है, तो ये जो प्रिलिमिनरी वाला पार्ट जो है वो कवर करता है 1 to 4 सेक्शंस को। ठीक है, सेक्शन 1 to 4 जो है इस पार्ट में कवर होते हैं, वो हमने कल की क्लास में देखा था। साथ ही साथ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो भी हमने देखा है। जिस किसी ने भी क्लास फर्स्ट डेमो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो जो लिंक है क्लास का यूट्यूब वाला मैंने डेमो क्लास में शेयर किया हुआ है। इफ़ उसे नहीं अवेलेबल नहीं हुआ किसी को भी तो मुझे पिंग कर दीजिए, मैं मैसेज कर दूँगी, मतलब आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। ठीक है, तो अब हम सेकेंड पार्ट डील कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ का। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ में आज जो हम पार्ट डील करने वाले हैं वो रिलेटेड है चैप्टर सेकेंड से। चैप्टर सेकेंड जो है वो डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं शॉर्ट एब्रीविएशंस मतलब एब्रीविएशंस यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। MP मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी एंड IMP मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम ये वाला पॉइंट डील कर रहे हैं। एक बार हम देख लेते हैं नोट्स में कि कहाँ पे मेंशन है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने नोट शेयर कर दिए हैं, पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कुछ एडिशन मैंने यहाँ पे किया है। जैसे देखो ये एडिशन मैंने किए हैं, तो अगर आपको अपडेटेड नोट्स चाहिए, वैसे ज़्यादा अपडेशन नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा अपडेशन नहीं है। मतलब 1-2 केसेस मैंने इंसर्ट और किए हैं इस वे में, है ना, ये डिलीट नहीं होते, ये इंसर्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर अपडेटेड नोट्स अगर चाहिए तो वो डेली बेसिस पे आपको अवेलेबल हो पाएंगे। तो आप प्रिंट आउट मत निकालिएगा। ठीक है, प्रिंट आउट मत लिएगा। जैसे ये मैंने केस ऐड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके अलावा मैंने एक यहाँ पे भी केस इंसर्ट किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको अभी निकालना है तो यू कैन गो विद इट, अदरवाइज मैं आपको डेली बेसिस पे अपडेट कर दूँगी। ठीक है, तो हमारा डीलिंग क्या है आज का देख लेते हैं फटाफट से। देखो, ये पॉइंट हमने डील कर दिया, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिलीफ में आज हम डील कर रहे हैं दिस पॉइंट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो क्या पॉइंट है समझते हैं। यहाँ पे पहले बात समझना, 2 पॉइंट्स हैं, एक तो है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी देन मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सेक्शन 5 to 8 है, तो मतलब 5 and 6, जो सेक्शन 5 and 6 डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, एंड 7 और 8 जो है वो 5 and 6 इमूवेबल से डील करता है और 7 और 8 आपका मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। ठीक है, तो एक बार हम समझ लेते हैं पहले सेक्शन 5 को देखते हैं। तो देखिए सेक्शन 5 क्या बोलता है आपका कि पोजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई पर्सन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको पता होगा लैंड, ठीक है, बिल्डिंग्स, ऐसी चीज़ें जो कि ग्रोइंग ग्रास टिम्बर नहीं है। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो आपकी IPC एंड TP में गिवन है। TP का सेक्शन 3 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है
और सेक्शन 22 एम आई एक बार चेक करके बताएंगे, सेक्शन 22 जो है आईपीसी का मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है ये डिफाइन नहीं किया गया है। और कुछ भी अगर यहाँ से भी अगर अपन गवर्न नहीं करना चाहें तो एक और होता है, एक और एक्ट होता है, ठीक है। ये सेक्शन 3 है टीपीए का और ये सेक्शन 22 है आईपीसी का। एक बार कंफर्म कर देना प्रियंका, एक बार कंफर्म कर दीजिए सेक्शन 22 आईपीसी डील्स विद मूवेबल प्रॉपर्टी, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो एक जनरल क्लॉज एक्ट भी होता है यहाँ पे, जनरल क्लॉज एक्ट, ठीक है। उसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर्ली बताई गई है। तो यहाँ पे हमारी डीलिंग ये नहीं होगी कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 22 डील्स विद द मूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल करेक्ट है आपका, है ना। तो देखिए अब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हम डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे एक सिंपल सा केस है कि एक बंदा बोल रहा है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना वो मेरी, ठीक है। तो वो पर्सन कौन है, ऐसा पर्सन, कौन सा पर्सन ऐसा बोल रहा है, जो पर्सन है एंटाइटल्ड है पोजेशन के लिए, एंटाइटल्ड फॉर पोजेशन। ऐसा पर्सन जो कि पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है वो बोल रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि यहाँ पे जो सेक्शन 5 है, अगर आप बेयर प्रोविजन देखेंगे तो आप बोलेंगे मैम इतना छोटा सा सेक्शन है। देखिए ये रहा, ये सेक्शन 5 है। अब देखते हैं इसको, ये देखिए इतना सा सेक्शन है। मैं समझा देती हूँ सेक्शन पहले आपको क्या बोल रहा है कि जब कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है तो उसे वो अगर रिकवर करना चाहता है, अगर वो उसे रिकवर करना चाहता है तो वो कैसे रिकवर करेगा, सीपीसी में सूट लेके आ, सीपीसी में इसको एक सूट फाइल करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग ये रिकवर कर पाएगा। अब मैम आप बोलोगे मैम सीपीसी का पढ़ रहे हैं, एसआरए की बात क्यों नहीं हो रही भाई, एसआरए में ये बता रखा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बता रखा है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं, ओनर बोले तो टाइटल, अगर किसी पर्सन का किसी प्रॉपर्टी पे टाइटल होता है तो अगर उसको एक सूट लगाना है, केस फाइल करना है, तो केस फाइल करने के लिए वो सेक्शन नंबर कौन सा लिखेगा, सेक्शन नंबर लिखेगा सेक्शन 5 ऑफ एसआरए, ठीक है। सूट अंडर सेक्शन 5 ऑफ एसआरए, ठीक है। और फाइल किसके अंदर, फाइल किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया जाएगा, वो सीपीसी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सीपीसी में बता रखा है कि हमें सूट कैसे फाइल करना है, पर वो जो केस होगा, जो वो सूट होगा वो होगा सेक्शन 5 ऑफ एसआरए का। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड हूँ, मतलब मैं किसी प्रॉपर्टी पे मेरा टाइटल है, यहाँ पे टाइटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा किसी प्रॉपर्टी पे टाइटल है तो मैं उसे रिकवर करने के लिए सीपीसी में केस फाइल कर दूँ। वेरी इजी, एक बार पढ़ लेते हैं, पहले हमारा सेक्शन पढ़ते हैं फिर हम नोट्स पे जाएंगे। अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, कौन सा पर्सन है, जो पर्सन एंटाइटल्ड है पोजेशन के लिए ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। यहाँ पे स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि ऐसा नहीं है कि दो प्रॉपर्टी है, वो भाई मुझे ना वो प्रॉपर्टी जो कि जयपुर के इस एरिया में इस प्लाट नंबर पे इस कॉलोनी में सिचुएटेड है ना, वो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, तो वो आप सीपीसी के अकॉर्डिंग 1908 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल इजी पॉइंट है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है इसमें, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अगर कोई पर्सन एसआरए के सेक्शन 5 का केस लाता है, मतलब अगर टाइटल का सूट लाता है फॉर द रिकवरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में जो ये केस है ये डील करता है सेक्शन 64। देखो यहाँ पे लिंकिंग बहुत होगी, अदर एक्ट्स की लिंकिंग बहुत होगी, तो आप अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको सब चीज़ें समझ में अच्छे से आएगी। अगर नहीं पढ़ रखा तो आप मेंशन कर लीजिए, वैसे नोट्स में मेंशन है, अगर मेंशन नहीं है तो आप मेंशन कर लीजिएगा, सो दैट कि जब भी आप वो एक्ट पढ़े, रेस्पेक्टिव लिमिटेशन एक्ट पढ़े, आईपीसी पढ़े, तो आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि कनेक्टिंग जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट करना और उसको पढ़ना वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सेक्शन 64 एंड 65 जो है किसका, लिमिटेशन एक्ट का। और यहाँ पे सेक्शन वर्ड यूज़ नहीं करना, मुझे यहाँ पे आर्टिकल वर्ड यूज़ करना है। आर्टिकल 64 एंड 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है ना, वो आपका डील करता है कि आपको कितने टाइम पीरियड में केस लेके आना है। तो टाइम पीरियड है यहाँ पे आपका 12 ईयर्स, 12 ईयर्स में आपको यहाँ पे केस लाना होगा, ठीक है।
एक बार मुझे बताइए रेज हैंड करके कि आप सभी को जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार रेज हैंड करके बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप एक बार। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नोट्स, हमारे नोट्स देखते हैं। तो ये देखते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सा चैप्टर बताया था मैंने? चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 का चैप्टर 1 है ये हमारा, पार्ट 2 का चैप्टर 1 है। ठीक है, मैंने चैप्टर 2 लिखा था, पार्ट 2 का चैप्टर 1 है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 5 डील करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोरल प्रॉपर्टी। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, बार बार रिपीट नहीं करेंगे फालतू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 5 इज 12 ईयर। ठीक है, जब भी आप मान लीजिए आपका कोई लैंड है, किसी ने ले लिया मान लो, और आप उसके ओनर हो, आपके पास टाइटल डीड है उसकी, तो आप उस प्रॉपर्टी का जो रिकवरी है वो जब से आपको डिस्पोजेस किया गया है उसके 12 साल के अंदर अंदर आप उस प्रॉपर्टी को ले लेंगे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अब आपको ये चीज़ें लिखनी है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। ये आर्टिकल 64 एंड 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपको लिखनी है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये जो सेक्शन 5 है वो टाइटल से डील करता है। मतलब अगर जिस पर्सन के पास टाइटल है वो ही पर्सन सेक्शन 5 का सूट लगाएगा, और किसी को यहाँ पे राइट नहीं है सेक्शन 5 के सूट लगाने का। ठीक है, पर यहाँ पे क्या बोल रखा है, बट एंटाइटल्ड पर्सन कैन रिकवर द पोजेशन ओनली बाय रिस्टोरिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इट स्टेट्स दैट अ सूट फॉर पोजेशन मस्ट बी फाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ द सीपीसी। बस यही बात बोली कि इतना ज़्यादा डीप में मत करो, जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ, जैसे मैंने 12 ईयर पे टिक करा, 12 साल के अंदर केस लाना है, यहाँ पे टाइटल सूट लगेगा, और फिर मैं बोलूँ कि सीपीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, हमें अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करना है। और यहाँ पे एक और बात इसके एसेंशियल्स में बोल दी, देखिए यहाँ पे कि ये इमोरल प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, ये तो आपको पता है मैम, ये तो आपने शुरू में बता दिया, बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो दैट आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि इसका नेक्स्ट सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इससे बिल्कुल लिंक करता हुआ, लिंक इन द सेंस कि इसे हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, RJS 2021 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने भी अटैम्प्ट किया था, बहुत सही से अटैम्प्ट किया था। और गलती मैंने क्या की थी मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ। इस सेक्शन में अगर आप जाएंगे, सेक्शन 6 में जाएंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें देखिए कितने हैं, 4 सबसेक्शंस हैं। ठीक है, 4 सबसेक्शंस हैं, मैंने पूरे 4 सबसेक्शंस लिखे, पर केस लिखना भूल गई। केस लिखना भूल गई, इसलिए वहाँ पे उन्होंने 1 या 1.5 नंबर मेरा कट कर लिया। इवन मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा सेक्शन लिखा है, तभी मैं आपको यहाँ पे, वैसे हमारे नोट्स में केसेस हैं, पर अगर आप, मैंने केस लिखा था पर मैंने एक अच्छा केस नहीं लिखा, मैंने नॉर्मल केस लिख के आ गई थी। मैं एक अच्छा केस लिखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा होगा। एक लीडिंग केस अगर आप लिखते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका रहता है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे लीडिंग केस जो है वो SRE के टॉपिक में मैं करवाऊँ। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन सेक्शन 6 को समझ लेते हैं यहाँ पे। बहुत ध्यान से समझना सेक्शन 6 को, ये सेक्शन 6 जो है ना, अच्छा एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि ना SRE का पैटर्न अगर आप समझे, प्रीलिम्स में SRE से कैसे क्वेश्चंस आते हैं पता है आपको? SRE में प्रीलिम्स में से MCQ क्वेश्चंस में छोटे छोटे ऑप्शंस नहीं होते, आपके पास एक बड़ी चौड़ी लाइन बता देते हैं, एक बड़ा सेंटेंस आपको देंगे कि कोई क्वेश्चन दिया, उसके जो 4 ऑप्शन हैं उनमें 2-2 लाइन के सेंटेंस आपको बना के देंगे हर ऑप्शन में, और आपको वहाँ से टिक मार्क करना होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? वहाँ पे पूरा एक छोटे छोटे ऑप्शंस नहीं देंगे, ऑप्शन में छोटे से सेंटेंस नहीं होंगे, बड़े बड़े सेंटेंस देंगे, और आपको वहाँ से पिक करना है कि आपका कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस रहता है। तो सेक्शन 6 जो है वो डील करता है इमोरल प्रॉपर्टी से, बिल्कुल। पर यहाँ पे एक चीज़ अलग है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक बंदा है, ये बंदा है, इस बंदे का इस प्रॉपर्टी में ही बंदा रहता है, इसका टाइटल नहीं है। क्या बोल रही हूँ? सेक्शन 5 जो है वो डील करता है इमोरल प्रॉपर्टी से, पर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे टाइटल है, वहाँ पे किसी पर्सन का टाइटल है, ओनर है वो पर्सन। पर इमोरल इस सेक्शन 6 में क्या है कि एक पर्सन जैसे कि टीनेंट होता है। अब टीनेंट एग्जाम्पल बहुत प्रॉपर और एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है यहाँ पे कि टीनेंट है, अगर मान लीजिए वो उस प्रॉपर्टी पे रहता है और इसका ओनर आया, इस प्रॉपर्टी का ओनर आया, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, रोड पे निकाल दिया धक्के मार के, सारे कपड़े वपड़े, सारे इसकी जो भी यूटेंसिल्स हैं, सब सामान बाहर फेंका, उसको धक्का मार के बाहर निकाला। अब जो ये टीनेंट है,
ये कौन है? ही इज अ पर्सन हु इज नॉट अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ओनर तो कौन है? अगर ओनर कोई केस ला रहा है तो वो सेक्शन 5 में जाएगा। तो अगर टीनेंट है, उसको अगर धक्का मार के डिस्पजेस करना, क्या बोलेंगे वर्ड मैं यहाँ पे क्यों यूज करूँ? डिस्पजेस। अगर किसी पर्सन को जिसका उस प्रॉपर्टी पे टाइटल नहीं है, उस पर्सन उस प्रॉपर्टी पे उसका एक इंटरेस्ट है कि वो कुछ समय के लिए उस प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, और उसको आपने डिस्पस किया दो तरीके से। कैसे? एक तो विदाउट कंसर्न, बिना उसकी सहमति से, प्लस विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। What do you mean by the due process of law? I am using the correct sentence, due process of law. एक सेकेंड मुझे चेक करना है। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ, नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, तो दिस इज द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो विदाउट फॉलोइंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, तो मतलब बिना कंसेंट के और बिना ड्यू कोर्स के उसको आपने दखल कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब बिना कंसेंट के तो आपको क्लियर है, समझ में आ गया, बिना कंसेंट के। पर विदाउट फॉलोइंग द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का मतलब क्या है? ड्यू कोर्स ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि भाई किसी कोई पर्सन, सपोज करो मेरे यहाँ पे प्रियंका जो है ना वो टीनेंट है, चलो हम इसके एग्जाम्पल ले लेंगे, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो मेरे यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है ना वो टीनेंट है, अब मैं उसको बाहर निकाल दूँ, ठीक है, उसकी कंसेंट के बिना, बिना ड्यू कोर्स के। अब यहाँ पे ड्यू कोर्स का मतलब हम समझे तो क्या होता है कि ड्यू कोर्स का मतलब है कि भाई जब मैं उसे निकाल रही हूँ तो मुझे कोर्ट से ऑर्डर लेके आना है उसके इविक्शन का। एक रेंट एक्ट होता है, राजस्थान रेंट एक्ट तो आप हम सबने पढ़ा है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पर्टिकुलर हर स्टेट का अलग से रेंट एक्ट होता है। तो रेंट एक्ट में क्या होता है कि आपको पहले कोर्ट से डिग्री लेके, कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से डिग्री लेके आनी होती है, और उसके बाद उसको डिग्री आपको टीनेंट को दिखानी पड़ेगी, और टीनेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई तेरे अगेंस्ट एक ऑर्डर आ चुका है जिसमें तुझे ये घर खाली करके जाना पड़ेगा। दिस इज अ ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, मतलब यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ द लॉ विच इज गिवन अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट में अब आपने ये दोनों ही चीज़ें फुलफिल नहीं की, ना तो कंसेंट ली, ना ही उसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में उसको आपने इसको डिस्पोजेस किया, फॉलो नहीं किया। इस केस में जो पर्सन को डिस्पोजेस किया, ये टीनेंट है, इसको डिस्पोजेस किया है, ये पर्सन जो है ये कोर्ट में जाएगा। मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कोर्ट हूँ, मैं यहाँ पे आरजेस हूँ, मैं यहाँ पे आरजेस हूँ और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अब मेरे पास ये बंदा आया कि मैं मुझे डिस्पोजेस कर दिया, मैंने बोला कैसे? बिना कंसेंट के और बिना फॉलोइंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो ये पर्सन आया, अब मेरी बात समझना, ये पर्सन आ सकता है, इसका अगर कोई लीगल हायर है, इसका कोई अगर लीगल हायर है, या फिर कोई भी पर्सन जो कि इसके बिहाफ पे केस को ला सकता है, वो भी मेरे पास आ सकता है। मैं यहाँ पे पर्सन्स को डील कर रही हूँ, ठीक है, कि कौन कौन पर्सन मेरे पास आ सकता है, या तो ये पर्सन, या तो ये पर्सन, या फिर ये पर्सन, या फिर इस पर्सन का भी बाप। बाप इन द सेंस कि बाप फादर नहीं होगा, यहाँ पे हम एक और चीज़ डील कर रहे हैं। अब सपोज करो ये बंदा जो है ना, ये बंदा इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, ये बंदा जो है ना इस प्रॉपर्टी पे टीनेंट है, और ये बंदा सब टीनेंट है, और ये प्रॉपर्टी का जो ओनर है ना वो कोई थर्ड पर्सन है, मतलब उसका नाम मान लीजिए आप है शिव, शिव नाम है, शिव जी का, मतलब ये प्रॉपर्टी शिव जी की है मान लीजिए, और टीनेंट ने ये प्रॉपर्टी सब टीनेंट को दे रखी है। अब टीनेंट इसको धक्का मार के निकाल रहा है, टीनेंट सब टीनेंट को धक्का मार के निकाल रहा है, या फिर ऐसे मान लीजिए ये छोड़ दीजिए, टीनेंट वाला छोड़ दीजिए, ओनर जो है शिव जो है वो सब टीनेंट को धक्का मार के निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस लाने का काम है वो टीनेंट भी कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे जो केस है ना वो टीनेंट भी ला सकता है इस सब टीनेंट के बिहाफ पे, ये टीनेंट भी ला सकता है, ये सब टीनेंट भी ला सकता है, और इस सब टीनेंट का कोई अगर लीगल हायर है तो वो भी इस केस को ला सकता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, क्लियर आ जाएगा आपको पॉइंट कि if any person is dispossessed without his consent of immoral property otherwise than in due course of law, ठीक है, without following the due course of law, ठीक है, तो he any person through whom he has been in possession, ऐसा पर्सन जिसके थ्रू वो पोजेशन में है, मतलब सब टीनेंट को टीनेंट ने रेंट पे रखा है और टीनेंट को ओनर ने रखा है। अब यहाँ पे क्या, ओनर ने सब टीनेंट को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो किसने रखा है? थ्रू whom he has been possession, भाई सब टीनेंट जो है ना वो टीनेंट के थ्रू पोजेशन में आया है, तो यहाँ पे टीनेंट भी केस लेके आ सकता है।
और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम का मतलब होता है कि जो भी लीगल हायर्स होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसके, सब टीनेंट के जिसे निकाला गया है, वो भी यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। एंड दिस पॉइंट, दिस हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ दिस, ये पॉइंट जो है ना हाईलाइटेड, ये आपका 2018 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। 2018 का अमेंडमेंट कब से इन्फोर्स में आया, कोई बताएगा मुझे? 2018 का इन्फोर्समेंट कब से 2018 का अमेंडमेंट कब से इन्फोर्समेंट में आया है, कोई बताएगा? 19 सितंबर 2018। आर यू श्योर? चेक करो। 19 सितंबर? नो, इट इज फर्स्ट करेक्ट, 1 अक्टूबर 2018 से वो आया है, ठीक है, ये करेक्ट रखना। 19 सितंबर, आई थिंक आप असेंट की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट असेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फोर्समेंट डेट, इट इज 1 अक्टूबर 2018, ध्यान रखना बिल्कुल ये चीज़। मैंने एक लास्ट क्लास कौन सी ली थी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की ली थी, वहाँ पे भी 2018 के अमेंडमेंट है। आई थिंक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी जो इन्फोर्समेंट की डेट है सेम है, आई थिंक अक्टूबर डेट है। एक बार चेक कर लीजिएगा, दोनों का अगर सिमिलर है तो आपको याद करने में आसानी होगी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अमेंडमेंट की और एसआरए की अमेंडमेंट की, ठीक है। फिर देखिए, बट नो सूट्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। अब अपन ये आपको बात समझ में आ चुकी है आई थिंक, कि जो मैंने पूरी कोशिश की आपको चीज़ समझाने की। अब हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने आपको धक्का मार के निकाल दिया ना बाहर के, निकलो यहाँ से, तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप सेक्शन 6 में केस फाइल नहीं करेंगे, ठीक है। नो सूट अगेंस्ट, आप बोलोगे मैम गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करने के लिए नहीं बोला, तो मैम गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करेंगे हम, कोई बताएगा मुझे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या रेमेडी है? अगर आज मुझे गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया मेरे घर से, मेरे अगेंस्ट मेरे को क्या रेमेडी मिलेगी, मैं क्या कहाँ पे जाऊँगी केस लगाऊंगी, बताइए, कोई बता सकता है? कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा। सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल के अंडर? 136 में। देखो ये बिल्कुल सही है, पर इसमें और मैं एडिशन कर देती हूँ कि आर्टिकल 32 एंड 226 में यू कैन अप्रोच टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इफ व्हाट आई एम सेइंग, इफ देयर इज अ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आप बोल रहे हो, आप आर्टिकल 14 का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हो और आप बोल रहे हो कि सर मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कैसे, तो सर मुझे निकाला गया है, हमारी लाइन में सबके घर टूट रहे हैं, सबकी सड़क को, रोड को बड़ा करने के लिए सबके घर से आगे वाला पार्ट जो है, थोड़ा सा पार्ट है वो लिया जा रहा है, ठीक है, लेना चाहिए, पर मेरे घर से ही लिया गया और सबके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, मेरे घर का आगे वाला पार्ट जो है बुलडोजर के थ्रू तोड़ा गया और मुझे घर से डिस्पोजेस किया गया। ये आर्टिकल 232 और 226 में फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के रिगार्डिंग आप बोल सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 बाय फाइलिंग स्पेशल लीव पिटिशन SLP, ठीक है, ये प्रॉपर है बिल्कुल। तो यहाँ पे सूट कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ना ही सेक्शन 6 में मान लीजिए एक टीनेंट है, वो कोर्ट के पास गया कि सर मेरे को डिस्पोजेस कर दिया, तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है मैं मानता हूँ कि आपको डिस्पोजेस कर दिया, पर मुझे नहीं लगता कि आपको डिस्पोजेस किया, आप तो ट्रेसपासर हो, आप तो यहाँ पे ट्रेसपासर हो। तो कोर्ट बोलता है, तो कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में डिग्री दे दी, मतलब सही है, उसको सही निकाला गया, ठीक है। तो ये बंदा है ना, ये बंदा कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ना तो अपील लगा सकता है, न ही रिव्यू कर सकता है। अपील एंड रिव्यू इज नॉट अलाउड अगेंस्ट द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 6 में, या तो उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में कोई भी डिसीजन ना आया हो, ये ऑर्डर जो है ना वो आपका फाइनल होता है। इसके अगेंस्ट ना तो अपील की रेमेडी आपके पास है, ना रिव्यू की रेमेडी आपके पास है। अब जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, मतलब जिन्होंने CRPC CPC नहीं पढ़ा, तो उन्हें नहीं पता अपील एंड रिव्यू क्या होता है। इवन पता भी होगा तो प्लीज़ है ना, अपील मतलब आप केस को चैलेंज कर रहे हो सुपीरियर कोर्ट पे, और रिव्यू मतलब होता है कि आप सेम कोर्ट में आप बोलो कि सर इसको वापस चेक करो, आपने जो डिसीजन दिया ना सर उसी को वापस चेक करो, ऐसा हम सेम कोर्ट में जाके बोल रहे हैं, सुपीरियर कोर्ट में जाके नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे इसकी रेमेडी अपील एंड रिविजन नहीं होती। हम इसके खिलाफ क्या फाइल कर सकते हैं, रिवीजन की रेमेडी हमारे यहाँ पे रहती है। रिवीजन क्या होता है, रिवीजन देखो, रिवीजन को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बस जुरिडिक्शनल एरर जो होता है ना, जुरिडिक्शनल एरर, उसके बेस पे रिवीजन हमारा जो है वो फाइल होता है।
CRPC एंड CPC दोनों में इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है। और रिवीजन के जो प्रोविजन है वो हमारे यहाँ पे सिविल केस है तो हमारे CPC के अप्लाई होंगे। CPC का जो सेक्शन आपका रिवीजन का है वो कौन सा है, सेक्शन 115, ठीक है। CPC का सेक्शन 115 जो है वो इससे डील करता है, कोई ऑर्डर यहाँ पे रिवीजन के रिगार्डिंग नहीं होता CPC, सॉरी, ठीक है। ये हमने करेक्ट किया। अच्छा, लास्ट में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पे जो समय सीमा है, यहाँ पे आपको जो केस इंस्टीट्यूट करना है वो 6 महीने के अंदर अंदर करना है, विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर, मतलब आज 28 मार्च को अगर आपको निकाला है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब सितंबर तक, 28 सितंबर तक, ठीक है, आपको केस जो है वो कोर्ट में लगा देना है कि सर मुझे गलत तरीके से यहाँ पे डिस्पोजल किया गया है। तो कहने का मतलब कि क्या है भाई, ऊपर वाले में जब हमने सेक्शन 5 पढ़ा तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि 12 साल का समय आपको लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड किया गया। यहाँ पे लिमिटेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 6 महीने है। तो इसका कहने का मतलब है, क्या कंक्लूड करूँ मैं इसको कंक्लूड करती हूँ कि ये हमारा एक समरी प्रोसीजर होता है, एक समरी रेमेडी हम उसको बोल सकते हैं। ये हमारी एक समरी रेमेडी है जिसमें कोई भी पर्सन जिसे अनलॉफुली, इनलीगली, उसकी बिना कंसेंट के और बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए आपने निकाल दिया है तो वो इसकी समरी रेमेडी कोर्ट में जाकर ले सकता है, ठीक है। बिल्कुल ईजी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मैंने आपको बता दें, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, अपील, रिव्यू, रिविजन, 6 मंथ्स सब हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि सेक्शन 6 में तो बंदा जा ही सकता है, 6 महीने के अंदर अंदर टाइम पीरियड है, 6 मंथ्स के अंदर। जब आप उसको याद करो, सेक्शन 6 में 6 मंथ्स का टाइम है, इजी याद करने का तरीका आपको, ठीक है। सेक्शन 6 में 6 मंथ्स का टाइम है। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए मैम कोई 6 महीने के अंदर नहीं गया तो फिर वो मतलब केस कर ही नहीं सकता, उसको डिस्पोज कर दिया तो। मैम मान लो आज 28 मार्च को डिस्पोज कर दिया तो आप बोलो कि भाई 28 सितंबर को आपको केस लाना तक, अगर मैम नहीं लेके आया तो वो केस ही नहीं कर सकता, मतलब वो पोजेशन को वापस नहीं ले सकता। बल्कि टेनेंट ने तो 5 साल का जो किराया है वो पहले से एडवांस दे रखा है और ओनर ने उसको पहले से, उसको 5 साल खत्म होने से पहले निकाल दिया। अब उसको 5 साल के किराए का क्या होगा मैम? तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि 6 महीने जो है यहाँ पे वो केस लेके आ गया तो ठीक है, नहीं तो सेक्शन 6 की रेमेडी उसके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। ये सेक्शन में ये कोर्ट में नहीं जाएगा कि मुझे सेक्शन 6 की रेमेडी दो। इस केस में ये एक कोई इंडिपेंडेंट सूट जो है वो CPC में फाइल कर सकता, ठीक है, कोई और सूट CPC में फाइल कर सकता है, पर यहाँ पे सेक्शन 6 के रिगार्डिंग ये नहीं जाएगा, ठीक है। सेक्शन 6 में सूट फाइल नहीं होगा, एक बार पढ़ लेते हैं हम। But no suit under this section shall be brought after the expiry of the 6 months, मतलब ये एक लिमिटेशन पीरियड है, दिस इज अ लिमिटेशन पीरियड। ये पॉइंट लिमिटेशन एक्ट से गवर्न नहीं हो रहा। ऊपर वाला हमने देखा था कि सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट्स में 12 साल का समय है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। फिर क्या लिखा हुआ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी सूट नहीं जाएगा। फिर क्या बोला गया है कि नो अपील, ना तो अपील होगी ना ही कोई रिव्यूज ऑर्डर के अगेंस्ट लाया होगा। मतलब रेमेडी क्या हमारे पास है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास रिविजन की रेमेडी अवेलेबल। अब मैंने एक पॉइंट आपको लास्ट में समझाया ना कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन। मतलब यहाँ पे कोई पर्सन अगर टाइटल का सूट भी लाना चाहता है, टाइटल का सूट लाना चाहता है तो उस केस में वो टाइटल का सूट भी ला सकता है। ओरल कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन 6 महीने के अंदर सूट नहीं लाता तो वो CPC में जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं इसका टेनेंट नहीं उस प्रॉपर्टी का, एक बंदा है जो अपने घर पे रह रहा है आराम से, मान लो कोई दूसरा बंदा आया, उसने उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये घर है, ये घर में कौन रहता है, इस घर में 2 भाइयों का घर है ये, ठीक है, A और B, ये दोनों भाइयों का घर है, ठीक है। अब A अपने घर में रहता है और B अपने घर में रहता है, ठीक है, मतलब दोनों अपने अपने घर में रहते हैं। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे घर में A रहता है, B किसी और घर में रहता है और इस पूरे घर में A रहता है, पूरे घर में रहता है। अब B एक दिन घर पे आया और A को न केवल उसके शेयर से बल्कि खुद के पार्ट वाले शेयर से भी बाहर निकाले। मतलब A को पूरा घर खाली करवा दिया, A को धक्का मार के बाहर निकाला और पूरा घर खाली करवा दिया, जबकि B का पोर्शन कितना है यहाँ पे, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो B का है, ये वाला पार्ट नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो A है यहाँ पे टाइटल डिस्पोजेशन के लिए सेक्शन 6 में जाएगा, ठीक है, डिस्पोजेस किया है ना उसको, सेक्शन 6 में जा सकता है। इसके अलावा वो सेक्शन 5 में
टाइटल सूट भी फाइल कर सकता है, टाइटल सूट भी यहाँ पे वो फाइल कर सकता है। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल सबको समझ में आया यहाँ पे? एक बार बताइए, जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आया, जो हमने एग्जाम्पल डील किया यहाँ पे? क्लियर है सभी को? देखिए, आपको कोई भी डाउट है ना तो प्लीज़ आप हैंड टू हैंड चीज़ें पूछा जाए। ठीक है, हैंड टू हैंड आप चीज़ें पूछेंगे, इवन मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तब भी आप बीच में स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक आपके मन में डाउट नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता कि आपको चीज़ समझ में आएगी। तो कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमने डील किया। एक ये ना यहाँ पे हमने बोला है कि ये ना डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस से भी हम इसको डील कर सकते हैं, 53A को, है ना, 53A। तो ये मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको डील नहीं करना चाहिए फिलहाल के लिए, बिकॉज यू आर बिगनर्स, है ना, आप बिगनर्स हैं, आपको ये पॉइंट डील नहीं करना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है तो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, ठीक है, मैं आंसर कर दूँगी आपको। पर अभी के लिए मैं ये चीज़ समझाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस आपको समझाना होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे केस कर रहे हैं पूना। वैसे इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, प्लीज़, है ना, ये चीज़ समझना, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट्स वाई आई एम स्किपिंग इट, है ना। अब यहाँ पे एक जो केस है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ यहाँ पे, पूना राम वर्सेस मोतीराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूना वर्सेस मोतीराम। ये केस लर्न कर लीजिएगा, कि 2019 का केस है, मैंने हेल्डिंग ईयर्स का 2019 है। इस केस को समझ लेते हैं फटाफट से। ऐसे कुछ ज़्यादा लेंदी केस नहीं है, बस इसमें जो हेल्डिंग हुई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्डिंग है। वेट अ मिनट। पूना वर्सेस मोतीराम। इस केस में बोला गया कि अगर कोई पर्सन चाहता है, एक सेकेंड, ठीक है, अगर कोई पर्सन सेक्शन 6 में एक सूट फाइल कर रहा है कि भाई उसको डिस्पोजेस कर दिया गया, ठीक है, तो अगर वो सूट फाइल करता है तो उस सूट में इस पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका इस प्रॉपर्टी पे सेटल्ड पोजेशन था। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, सेटल्ड पोजेशन। सेटल्ड पोजेशन का मतलब ये होता है कि जो पोजेशन जो है आपका, वो यहीं से करते हैं, मेरा थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। पोजेशन क्या होता है? सेटल पोजेशन का मतलब है कि भाई आपका जो पोजेशन है वो इफेक्टिव पोजेशन होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब होना चाहिए कि भाई आसपास वालों को पता होना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप कहीं और रहते हैं और फिर कुछ दिन बाद आप थोड़े दिन के लिए आए और आपको निकाल दिया। आपका पोजेशन इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब एवरीवन नोज कि आप यहाँ पे रहते हैं। सेकेंडली, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो पोजेशन है वो लंबे समय तक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने रहे और 2 महीने में आपको किसी ने निकाल दिया और आप बोलने लग गए। ये लॉन्ग टाइम, मैम क्या 2 महीने, मतलब 2 महीने हमने 3 महीने कर दिए तो मैम देखो, ये हर केस के फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। हम यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 2 महीने होगा, 5 महीने होगा, 5 साल होगा। इट्स डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, ठीक है। फिर टू द नॉलेज ऑफ ओनर, अब जिस पोजीशन में आप हैं वो ओनर की नॉलेज में होना चाहिए। भाई ओनर है, कोई प्रॉपर्टी का ओनर है, वो टीनेंट को अपने यहाँ पे रखता है, ठीक है, टीनेंट को अपने यहाँ पे रखता है, तो उसको पता होता है ना कि मेरा टीनेंट है ये। अब उस टीनेंट को उसने धक्का मार के निकाल दिया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो टीनेंट था वो ओनर की नॉलेज से उस प्रॉपर्टी पे है, तो उस पर्सन को अगर डिस्पोजेस किया है तो वो सेक्शन 6 में रेमेडी लेने के लिए एंटाइटल है। तो यहाँ पे टू द नॉलेज ऑफ ऑनर को मैं एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ट्रेसपासर। एक बंदा जो कि आपकी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करता है। ट्रेसपास मतलब आपकी प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है किसी पर्सन की, वो बंदा जो है वो फॉरेन में रहता है और कोई बंदा उसकी प्रॉपर्टी पे ओनर को तो पता नहीं है, ओनर को तो नॉलेज नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी कोई है, तो वो बंदा जो है उसे हम बोलेंगे ट्रेसपासर। ट्रेसपासर इज अ पर्सन हु लिव ऑन दैट प्रॉपर्टी विदाउट द नॉलेज ऑफ द ओनर। एंड ट्रेसपासर, अगर मान लीजिए वो बंदा जो कि अमेरिका में रहता है, ओनर जो है वो इंडिया में वापस आया और उसने ट्रेसपासर को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और ट्रेसपासर सेक्शन 6 की रेमेडी लेने के लिए कोर्ट में चला गया कि सर मुझे डिस्पोजेस किया गया है। तो कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट बोलता है कि भाई तुम हो ट्रेसपासर, यू आर नॉट इन अ सेटल्ड पोजीशन, ठीक है। मतलब आपका पोजीशन ना तो इफेक्टिव है, नो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ना ही ऑनर की नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या सेटल्ड जो रेमेडी है सेक्शन 6 की रेमेडी, वो ट्रेसपासर क्लेम कर सकता है? नहीं, ट्रेसपासर यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता। ये HJS का मतलब हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये पॉइंट हमने देख लिया।
फिर पोजेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टाइटल नहीं होता, ध्यान रखना पोजेशन होता है यहाँ पे। द पर्सन दैट हैज बीन डिस्पोजेस्ड ऑफ विदाउट हिज, ये हमने पढ़ लिया ना, एसेंस हमने चीजें पढ़ ली सारी। एक केसेस देख लेते हैं हम, ये केसेस अगर आपको करना है तो यू मे गो विद इट, मतलब मेरे हिसाब से आपको, अगर मैं आपकी जगह पे होती तो ये पूना वर्सेस मोदीराम वाला केस करती फर्स्ट, एंड सेकेंडली एक और केस में यहाँ पे करती के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2 केस में यहाँ पे करती, दैट्स इट। और केसेस की आपको हेल्डिंग पढ़नी है, ठीक है, हेल्डिंग पढ़नी है यहाँ पे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ऐसा होता है कि मैम आप ना केसेस नहीं देते क्या, केसेस प्रोवाइड नहीं करवाते क्या। तो देखिए केसेस की बात है कि भाई आपको केसेस हम दे देंगे पर पढ़ना आपको ही है, तो हम यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ें नहीं ऐड करते कि भाई हमको आपको खूब कंटेंट दे देंगे, मेहनत तो भी आपको करनी है। तो एक स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे प्लान करते हैं कि भाई हमें जो पढ़ना है ना वो सिर्फ रेलिवेंट पढ़ना है, अननेसेसरी नहीं पढ़ना, और जो रेलिवेंट होता है ना वो हम यहाँ पे स्किप नहीं करवाते हैं। अगर आप बोलोगे मैम आपने कितना पढ़ा दिया, तो वही आप बोलिए, पर हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि आप एट द टाइम जब हॉल में बैठेंगे ना, एग्जाम देंगे एग्जाम हॉल में, तो आप वहाँ पे हमको ये बोलेंगे कि अच्छा मैम ने तो पढ़ा दिया था, वो आपकी गलती होगी कि आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है वही कवर कर रहे हैं। तो के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया कि देखिए ठीक है, यहाँ पे एक बंदा था, ये बंदा है और ये इसका ओनर है, ये बंदा, ये बात समझना एक बार है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये लैंड है, अब ये जो है ना ये टीनेंट है इस प्रॉपर्टी पे, और ये कौन है, ओनर है इस प्रॉपर्टी पे। तो इस प्रॉपर्टी पे टीनेंट है ना बहुत समय से रह रहा है, और इसका समय कितना है 5 साल, मतलब ये 5 साल तक इस प्रॉपर्टी पे रह सकता है, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब 5 साल का समय खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है 5 साल का समय। तो यहाँ पे 5 साल बाद इस बंदे को, 5 साल जब खत्म होते हैं, मतलब 5 साल का जो समय खत्म होने के बाद ये बंदा, तो ये टीनेंट को हम क्या बोलते हैं, टीनेंट होल्डिंग ओवर। कोई बताएगा टीपीए का कौन सा सेक्शन है ये, कोई बताएगा सेक्शन कौन सा है टीपीए का, 116, टीनेंट होल्डिंग ओवर इज सेक्शन 116 ऑफ टीपीए, ठीक है, सेक्शन 116 ऑफ टीपीए। तो क्या बोल रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला कि अगर कोई पर्सन जिसका समय सिर्फ 5 साल का था, वो 5 साल तक अपनी प्रॉपर्टी में बनाना, अब 5 साल का उस टीनेंट का समय खत्म हो गया, तब भी वो बंदा जो है वो सेटल पोजेशन जो है उसको इंजॉय करता है, और आप उसको धक्के मार के बाहर नहीं निकाल सकते। ऑल्दो द टाइम हैज़ बीन एक्सपायर्ड, टाइम एक्सपायर हो चुका है, फिर भी आप उसको धक्का मार के बाहर नहीं निकालोगे। आपको क्या करना है, आपको ड्यू कोर्स फॉलो करना है, यू हैव टू गो, आपको जाना है रेंट ट्रिब्यूनल में, और वहाँ से उसकी इविक्शन की डिक्री लेनी है, उसको बाहर निकालने की डिक्री लेनी है, और उसको दिखाना है, और सीधे सीधे बोलना है भाई तेरी अरेस्ट डिक्री आ चुकी है, तू यहाँ से चल जा। कहने का सिंपल सा मतलब है कि टीनेंट होल्डिंग ओवर जो है उसे भी यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। ये इमोल प्रॉपर्टी, ये आपके टीपीए का कंसेप्ट है, सेक्शन 116। It was held that after the expiry of the tenancy agreement, the tenant continues to be have a juridical possession. ये juridical possession को word जो है इसका मतलब होता है settled possession, and cannot be dispossessed unless the owner get a decree of eviction against. फिर है क्रे कृष्णा वर्सेस एन पारा मुखाबाई, ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि a tenant was dispossessed forcefully by the owner but he himself get forcible repossession, मतलब एक टीनेंट था, उसको ओनर ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब उसने जैसे धक्का मार के बाहर निकाला उस एजेंट टीनेंट को, उस टीनेंट ने धक्का मार के वापस से एंट्री ले ली, उस घर में वापस से धक्का मार के एंट्री ले ली। द कोर्ट इन दिस केस held that tenant could institute suit for repossession immediately when he was forcibly outside, but as soon as he takes forcible repossession he become trespasser and therefore could not regarded to be in lawful possession। मतलब यहाँ पे भी वही बना था कि एक बंदा जिसे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब टीनेंट ओनर को गुस्सा आ रहा है कि भाई 5 साल खत्म हो गए फिर भी ये बंदा जा रहा नहीं है, इस बंदे को इसको धक्का मारा, इस बंदे ने जैसे इसको धक्का मारा, ये बंदा जो है इसने इसके धक्का मारा और वापस से इस प्रॉपर्टी में रीपोजेशन ले लिया। पहले तो उसको निकाला ओनर ने, और टीनेंट ने धक्का मारकर वापस से प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये टीनेंट था, इसे अगर धक्का मार के बाहर निकाला है तो उसको सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, सेक्शन 6 में रेमेडी लेनी चाहिए थी, पर अब ये खुद ही ऑफेंस करने पे उतर गया है, तो भाई इसका समय तो अब खत्म हो चुका है, तो ये बंदा जो है ना अब ट्रेसपासर बन चुका है, एंड देयरफॉर ये बंदा जो है अब लॉफुल पोजेशन में नहीं होगा। ठीक है, अगर ये पोजेशन नहीं लेता और केस फाइल करता तो फिर भी इसको पोजेशन में कोर्ट डालने की कोशिश करता, इसके अगेंस्ट कुछ भी डैमेज कॉम्पनसेशन होता,
वो देता, पर इसने क्या करा, अब बोलते ना कि कानून को अपने हाथ में लेना, वही चीज इसने कर दी, तो इसको हमने ट्रेसपासर इस केस में डील कर लिया। अमित बंसल वर्सेस धीरज सचदेवा में बोला कि यहाँ पे रिवीजन होगा, रिव्यू एंड अपील की रेमेडी नहीं है। एक बार पढ़ लीजिएगा सारी चीजों को। आईटीसी होटल वर्सेस आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बोला गया कि सेक्शन 6 की जो रेमेडी है टू दैट पर्सन हु वाज डिस्पोज्ड विदाउट द प्रोसीजर ऑफ द लॉ, ये हमने पढ़ लिया। जसविंदर सिंह वर्सेस जवाहर सिंह में बोला गया इट वाज हैड पोजेशन कुड बी बोथ एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। पोजेशन जो है वो दोनों तरह का होगा, एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन? देखो, एक्चुअल पोजेशन तो क्या होता है कि जैसे मान लो आप मेरे से मोबाइल लेना है, तो मैंने आपको मोबाइल दे दिया, आपने मेरे से मोबाइल बाय किया, मैंने आपको मोबाइल दे दिया। और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है कि आप मेरे यहाँ पे आप यहाँ पे कार लेने आए और मैंने आपको कार की चाबी दे दी, कार नहीं दी। मतलब कार जो है मैंने बोला कि आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, ठीक है, या फिर कार जो है आपकी गोडाउन में ही है, आप चाबी ले लीजिए। तो चाबी का देना इज अ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, मतलब आपने ओवरऑल ओनरशिप यहाँ पे दे दी है, ठीक है, ये क्लियर रखना। तो यहाँ तक हमने पॉइंट जो डिस्कस किए एक बार देख ले। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। सेक्शन 5 देखो, सेक्शन 6 की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज सेक्शन 6 की एक एक लाइन को अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। सेक्शन 5 जो है वो आपका डील करता है इमोरल प्रॉपर्टी से, और सेक्शन 6, एक सेकेंड वेट अ मिनट, सेक्शन 5 आपका इमोरल प्रॉपर्टी से डील करता है, और सेक्शन 6 जो है वो भी आपका इमोरल प्रॉपर्टी से डील करता है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि सेक्शन 5 है उसमें टाइटल सूट लाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और सेक्शन 6 में टाइटल सूट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो सूट है वो डिस्पोजेशन के रिगार्डिंग होता है, डिस्पोजेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे सूट होता है। सेक्शन 5 में आपके पास 12 साल का समय होता है एज पर आर्टिकल 64 एंड 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, 65 एंड 64 एंड 65, ठीक है, एल एक्ट, लिमिटेशन एक्ट का। और यहाँ पे आपके पास जो समय होता है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, ठीक है। सेक्शन 5 के अगेंस्ट आपके पास अपील की भी रेमेडी होती है, और रिव्यू की भी रेमेडी होती है, और रिवीजन की भी रेमेडी होती है। तो अपील, रिव्यू, रिवीजन, ये तीनों रेमेडी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, पर यहाँ पे आपके पास केवल और केवल रिवीजन की रेमेडी अवेलेबल होती है। सेक्शन 5 में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी ली है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस फाइल करिए। देखो, गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल होता है, किसको याद है कहीं सीपीसी जिसने पढ़ी हुई है, कहाँ पे है गवर्नमेंट के खिलाफ केस? ये बताएगा मुझे? सेक्शन 79, वेरी गुड, सेक्शन 79, ऑर्डर 27, ऑर्डर 27, 27, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सही बोला। सेक्शन 79 एंड 80, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 79 इज लिंक्ड डायरेक्टली विद द सूट बाय एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ना, इनसे डील होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अगेंस्ट हम केस ला सकते हैं, यहाँ पे हम गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं ला सकते। तो इसलिए हमारे पास रेमेडी मैंने आपको क्या बताई थी, आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपके पास मैंने आपको क्लियर कर दिया चीज़ें, कैसे कैसे हम चीज़ों को लिंक कर रहे हैं। पर आप जो मैं चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रही हूँ प्लीज़ इसको मेंशन कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो आपको सारे जो एक्ट्स हैं उनको आप इंटरलिंक कर रहे हैं। इंटरलिंकिंग बहुत ज़रूरी है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लॉ, ठीक है। इंटरव्यू में ये चीज़ काम आती है, इंटरव्यू में आप रट के जाएंगे कोई सेंस नहीं। एक और पॉइंट डिस्कस कर लिया हम यहाँ पे। सेक्शन 7, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ये दोनों ही आपका मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। एमपी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। तो सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 सिंपल बोलता है कि भाई जो पर्सन, सेक्शन 5 है ना, सेक्शन 5 हमने पढ़ा सेम टू सेम सेक्शन 7 है। वहाँ पे बस वहाँ पे इमोरल प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मोरल प्रॉपर्टी है।
कि कोई भी पर्सन अगर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल है तो वो उसे रिकवर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सीपीसी। सीपीसी में कुछ प्रोसीजर है, उनके अकॉर्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है कोई भी पर्सन रिकवर कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है और अब देखो यहाँ पे ना एक बात, एक कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाहूंगी। एक बंदा होता है, मान लीजिए मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा रही हूँ ना, मैंने आपको मेरी बुक दी, मान लीजिए प्रियंका को मैंने मेरी बुक दे रही हूँ यहाँ पे कि प्रियंका मेरी बुक है ना, तुम मुझे पढ़ के वापस से दे देना, ठीक है। और मैं मेरी बुक यहाँ पे दे, मैं रश्मि, ठीक है। अब मैंने जो बुक दी है तो मैं यहाँ पे बेलर हूँ, जो पर्सन अपना सामान डिलीवर करता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ली तो चीज़ें समझिए, कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं मान लीजिए मैं मेरी बुक किसी को पढ़ने के लिए देती हूँ तो आई एम डिलीवरिंग माई बुक टू एनी वन फॉर द सम पर्पजेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेलर हूँ और प्रियंका इज बेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रखा है कि अगर बेलर और बेली, मतलब अगर मैं मेरी बुक को, मेरी स्पेसिफिक बुक जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है मेरी, उसको अगर रिकवर करना चाहती हूँ, मेरी बुक को प्रियंका से रिकवर करना चाहती हूँ, तो उस केस में यहाँ पे मैं प्रियंका के खिलाफ केस लगा दूंगी। सिंपल, प्रियंका के खिलाफ केस लगा दूंगी। एक सेकेंड, एक चीज मुझे चेक करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए प्रियंका बेली है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो आपको समझ में आती है, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, ये आपका सेक्शन 7 जो है ना उसका मेन पॉइंट बोलता है। अब यहाँ पे मान लीजिए प्रियंका ने ये जो बुक है ये गौरांश को दी थी, ये गौरांश को दे दी कि गौरांश तुम है ना ये बुक ले लो और तुम उसको पढ़ के दे देना, ये रश्मि मैम की बुक है, ये नोट्स है बहुत, ठीक है, रश्मि मैम के इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो तुम इसको पढ़ के वापस दे देना। अब गौरांश ने क्या करा, इस नोट्स में इन नोट्स को अपने पास रख लिया और दे नहीं रहा। प्रियंका बार बार कॉल कर रही, गौरांश नहीं दे रहा, क्योंकि गौरांश को पसंद आ गया नोट्स, उनको जो क्रक्स था वो समझ में आ चुका है, उसका नोट देने का मन नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बेली है, मतलब जो प्रियंका है, इसका क्या राइट है, इसका राइट है स्पेशल राइट, स्पेशल राइट ऑफ प्रेजेंट पोजेशन। स्पेशल राइट ऑफ प्रेजेंट पोजेशन का मतलब होता है कि फिलहाल के लिए भाई मैंने प्रियंका को ये बुक जो थी ना वो 1 साल के लिए दी थी कि भाई 1 साल में जब तुम आरएस बन जाना उसके बाद दे देना। अब प्रियंका भी तैयारी कर रही है, तो प्रियंका के पास अभी क्या है, बुक को पजेस करने का, बुक को रखने का एक प्रेजेंट राइट है, स्पेशल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रियंका भी सेक्शन 7 का केस लेके आ सकती, ये बात समझा। पढ़ते एक बार क्या रखा, अ स्पेशल और टेम्पररी राइट टू प्रेजेंट पोजेशन, किसको है, प्रियंका को, ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन, वेरी इजी, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रस्टी भी यहाँ पे सूट आ सकता है फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर whom he is trustee is entitled। मतलब यहाँ पे इसमें आपको ज़्यादा डील नहीं करना, इसमें सिंपल सा डील करना है कि मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी मेरी ट्रस्ट में दी है और ट्रस्टी जो है ना उसके पास प्रॉपर्टी कुछ दिन, मतलब ट्रस्टी को मैंने मेरी प्रॉपर्टी दी कि भाई तुम है ना इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। ट्रस्टी मैंने बताया था, ट्रस्टी कौन होता है, हु इज अ मैनेजर हु इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ट्रस्टी जो है ना इसने ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है और मैंने इसको ये प्रॉपर्टी इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन जो है ना, जो बोल नहीं पाते, मूक बधिर बच्चे, उनकी ये स्कूल ओपन कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे लेसी ने ये स्कूल ओपन कर रखी है। अब सपोज करो ये स्कूल का कुछ पार्ट जो है ना, अब यहाँ पे लैंड हो गई ना, प्रॉपर्टी दी थी, मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ऐसे मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने दी है। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी अगर मान लो ट्रस्टी ने किसी को दे रखी थी मान लो, तो ट्रस्टी जो है ना इसका इस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप नहीं है, भाई प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी तो मेरी, ट्रस्टी को तो मैंने कुछ टाइम के लिए दी है कि भाई वो इस पर जो भी काम करना है, इस मूवेबल प्रॉपर्टी को जो भी यूज़ करना है वो कर ले। तो यहाँ पे जो ट्रस्टी है वो भी अगर किसी थर्ड पर्सन को इसने प्रॉपर्टी दे रखी है, जैसे बेलर बेली वाला कंसेप्ट हमने समझा, वैसे ही ट्रस्टी भी यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है। इतना सा हमें ध्यान रखना, ज़्यादा डील नहीं करना। फिर हम एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, द प्लांटिफ मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, आप बोलोगे मैम ये क्यों पढ़ा रहा है, हमको समझ में आ रहा है। द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन मस्ट बी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक का मतलब होता है जो कि बिल्कुल ऐसी हो कि आप असर्टेन कर लें, आप उसको पहचान लें कि भाई यही है और कोई नहीं है,
ऐसी कुछ और होना ही नहीं चाहिए, सेम टू सेम प्रॉपर्टी। फिर हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर आप किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवर करने के लिए केस लेके आते हैं तो आपको ये केस 3 साल के अंदर अंदर लाना पड़ेगा। आर्टिकल 91 में लिखा हुआ है कि ये जो केस होगा आपको 3 साल के अंदर अंदर लाना पड़ेगा। आर्टिकल 91 मैम किसका है? आर्टिकल 91 आपका लिमिटेशन एक्ट का। provides a period of 3 years for the filing of suit computable from the date when the property is wrongfully taken and when the possession become unlawful। जब से आपसे प्रॉपर्टी ली है, जैसे मोरांश ने प्रियंका से बुक ले ली थी, जब से प्रॉपर्टी ली है और जब से उसने मना करा है कि मैं रॉन्गफुली, कब से मानते हैं? जब मोरांश मना कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा, तब से उस दिन से रॉन्गफुली माना जाएगा और उसके 3 साल के अंदर प्रियंका को केस लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी एंड स्पेशल राइट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बेली हो सकता है, पौनी हो सकता है, फाइंडर ऑफ हो सकता है। जिस स्टूडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास ली है वो इस बेली वाले प्रोविजन तो उसको समझ में आया ही होगा, वैसे आप सभी को समझ में आया होगा। पर पौनी क्या होता है, फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास ली हो या फिर आपने सेक्शन 305 ऑफ IPC पढ़ा हो, जहाँ पे हम बात करते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम सेक्शन 8 से स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लास के रिगार्डिंग अगर किसी को क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू मे लीव द क्लास। मैम जो एक्सप्लेनेशन 1 है, हाँ, उसमें ट्रस्ट जिसने क्रिएट की है तो मैम वो बेनिफिशियरी होगा। क्या, वापस बोलिए। हम जिसने ट्रस्ट क्रिएट किया कोई भी पर्पस के लिए, तो मैम वही बेनिफिशियरी होगा यहाँ पे। देखो, यहाँ पे 2 पर्सन होते हैं। मान लो मैंने मेरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दी है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे जयपुर में एक महारानी थी गायत्री देवी, जो कि एक्सपायर हो चुकी है। तो गायत्री देवी ने अपनी लैंड है ना वो ट्रस्ट पे दी है, ठीक है। और उस ट्रस्ट पे दिए उन्होंने सो दैट कि वहाँ पे स्कूल बन जाए। और वहाँ पे स्कूल जो बनी वो MGD स्कूल है, महारानी गायत्री देवी स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि महारानी गायत्री देवी तो चली गई, ठीक है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी है। और ट्रस्टी कौन है? जो उसको मैनेज कर रहा है। और बेनिफिशियरी कौन है? जो उस स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। उस स्कूल में जो भी पर्सन है वो, और वैसे हो सकता है कि जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है वो पर्सन भी उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बेनिफिशियरी हो सकता है। ये भी ऐसा संभावना है इस चीज़ की, ठीक है प्रेक्षा। और कोई डाउट किसी का? ठीक है, तो आज लास्ट डेमो क्लास थी हमारी। अगर आप किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मैसेज मी पर्सनली, ठीक है। मैं आपको जो हमारा ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर दूंगी, फाइनल ग्रुप में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।